नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और बहुत सारी चर्चाएं लेकर हाजिर हुई शकील साजिद। देश भर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों ने आम आदमी की जेब पर बड़ा असर। रायपुर समेत कई शहरों में लगातार तीसरी बार ईंधन के दाम बढ़े। सिर्फ 9 दिनों में पेट्रोल लगभग 5 रुपये और डीजल 5 रुपये से ज़्यादा महंगा। सरकार और तेल कंपनियां इसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगे क्रूड ऑयल और पश्चिम एशिया संकट बता रही है। महंगाई के बीच अब पेट्रोल और डीजल की कीमतें ने लोगों की चिंता बढ़ा दी। शनिवार को रायपुर में पेट्रोल 86 पैसे, डीजल 97 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ। राजधानी रायपुर में पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 34 पैसे और डीजल 98 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर। 15 मई के बाद तीसरी बार जब ईंधन के दाम बढ़े। सिर्फ 9 दिनों में पेट्रोल 4 रुपये 87 पैसे और डीजल 5 रुपये 8 पैसे महंगा हुआ। दिल्ली में पेट्रोल 99 रुपये 51 पैसे और डीजल 92 रुपये 49 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया है। वहीं सीएनजी की कीमतों में भी 2 किस्तों में 3 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी। सरकारी तेल कंपनियों का कहना कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी, रिफाइनरी लागत और रुपये की कमजोरी के कारण कीमतें बढ़ी हैं। इसके अलावा फसल कटाई के मौसम में डीजल की मांग बढ़ने से भी दबाव है। विशेषज्ञों के मुताबिक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं। पश्चिम एशिया में तनाव, हॉर्मुज संकट और महंगे क्रूड ऑयल के कारण तेल बाजार दबाव में। तेल कंपनियां अचानक बड़ा झटका देने की बजाय चरणबद्ध तरीके से कीमतें बढ़ा रही हैं। मंत्रालय पेट्रोलियम के सूत्रों के माने तो सरकारी तेल कंपनियों को रोज करीब 750 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे जनता पर जुल्म और किस्तों में लूट बताया। वहीं भाजपा का कहना कि ये बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय हालत और आयात लागत बढ़ने का असर है। इस बीच आईओसी ने साफ किया कि देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं। कुछ इलाकों में सप्लाई प्रभावित होने की खबरें स्थायी और लोगों को घबराकर अतिरिक्त खरीदारी नहीं करनी। ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए 1 जून से सभी सरकारी विभागों के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का निर्णय लिया है। लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों का असर अब सीधे आम लोगों की जेब, ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की जरूरतों पर दिखाई देगा। आने वाले दिनों में तेल के दाम स्थिर होंगे या महंगाई का दबाव और बढ़ेगा। अमेरिका में हजारों भारतीय टेक कर्मचारियों पर बड़ा संकट। मेटा, अमेजन और ओरेकल जैसी कंपनियों में छटनी के बाद करीब 15,000 भारतीयों के सामने नौकरी ही नहीं, अमेरिका छोड़ने का खतरा भी खड़ा है। H-1B वीज़ा पर काम कर रहे इन प्रोफेशनल की नई नौकरी ढूंढने के लिए सिर्फ 60 दिन का वक्त है, वरना डिपोर्टेशन का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका की टेक इंडस्ट्री में छटनी का असर अब भारतीय कर्मचारियों पर पड़ा। मेटा, अमेजन और ओरेकल जैसी दिग्गज कंपनियों में हालिया लेऑफ के बाद 50,000 कर्मचारी प्रभावित हुए, 15,000 से ज़्यादा भारतीय। इनमें ज़्यादातर कर्मचारी H-1B वीज़ा पर अमेरिका में काम करते। नियमों के मुताबिक नौकरी जाने के बाद उनके पास सिर्फ 60 दिनों का ग्रेस पीरियड होता है। इस दौरान नई नौकरी या नया स्पॉन्सर नहीं मिला तो उन्हें अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। पहले टेक सेक्टर में नौकरी गंवाने के बाद जल्दी नए अवसर मिल जाते थे, अब हालात बदले हैं। कंपनियां वीज़ा स्पॉन्सरशिप देने से बच रही है और इंटरव्यू प्रोसेस लंबी। ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीतियों ने डर बढ़ा दिया है। नौकरी ही नहीं, ग्रीन कार्ड प्रक्रिया भी भारतीयों के लिए मुश्किल है। नई नीति के मुताबिक कई आवेदकों को ग्रीन कार्ड प्रक्रिया के लिए अपने देश लौटकर अमेरिकी कौंसुलेट से आवेदन करना पड़ेगा। कैटो इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका में जॉब बेस्ड ग्रीन कार्ड बैकलॉग के 18 लाख मामलों में 11 लाख भारतीय हैं। सबसे ज़्यादा असर इन्हीं पर पड़ रहा है। सिएटल में रहने वाले इंजीनियर विकास पाठक ने बताया कि 150 से जगह आवेदन किया, लेकिन कंपनियों की धीमी प्रक्रिया परेशानी का सबक बन गई। सैन फ्रांसिस्को से विजय सिंह कहते हैं कि भारतीय परिवार अब बच्चों की पढ़ाई, घर के लोन और भविष्य को लेकर चिंतित है। जोहो के संस्थापक श्रीधर वेम्बू ने भी भारतीयों से वापस लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा कि भले यह त्याग लगे, लेकिन लोगों को अपनी आत्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। बढ़ती छटनी और सख्त इमिग्रेशन नियमों ने हजारों भारतीय परिवारों के अमेरिका में भविष्य पर सवाल खड़े किए।
क्या टेक सेक्टर में हालत सुधरेंगे या भारतीय प्रोफेशनल के अमेरिकन ड्रीम मुश्किल में रहेगी? नीट पेपर लीक मामले में हर दिन नया खुलासा। जांच के केंद्र में महाराष्ट्र के लातूर का एक आलीशान शीश महल, उसका मालिक शिवराज मोटेगांवकर, आरसीसी कोचिंग क्लासेस का डायरेक्टर और पेपर लीक का आरोपी। वीडियो में वह छात्रों पर तांबे के बर्तन से जल छिड़कता नजर आ रहा है, जो वीडियो वायरल हो रहा है। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज। अब इस केस में आरोपी शिवराज मोटेगांवकर का आलीशान बंगला और वायरल वीडियो चर्चा का विषय है। महाराष्ट्र के लातूर के पास और वीआईपी इलाके में ये बंगला करीब 5000 स्क्वायर फीट में फैला है। सूत्रों के मुताबिक इसका डिज़ाइन रामोजी फिल्म सिटी से जुड़े इंजीनियरों ने तैयार किया है। 4 मंजिला इस लग्जरी बंगले में विशाल पार्किंग, राजपूताना स्टाइल के कमरे, यूरोपियन इंटीरियर और इंपोर्टेड लकड़ी की फ्लोरिंग जैसी हाई एंड सुविधाएं मौजूद है। बंगला भी निर्माणाधीन है, लेकिन इसकी भव्यता ने लोगों और जांच एजेंसियों का ध्यान खींच लिया है। करोड़ों की संपत्ति और आर्थिक नेटवर्क की जांच भी अब एजेंसी करेगी। इस बीच शिवराज मोटेगांवकर का सोशल मीडिया पे जो वायरल वीडियो वह कथित तौर पर छात्रों की स्पेशल क्लास ले रहा है। आरोप है कि परीक्षा से पहले उसने तांबे के बर्तन से छात्रों पर जल छिड़ककर सफलता का दावा किया। सीबीआई ने इस मामले में सेवानिवृत्त प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी और शिवराज मोटेगांवकर समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कोचिंग सेंटर और घर पर छापेमारी में केमिस्ट्री का ऐसा प्रश्न बैंक बरामद हुआ जिसमें वही सवाल मौजूद जो 3 मई को नीट परीक्षा में पूछे गए। मामला और गंभीर हो गया। जिला प्रशासन ने लातूर में अवैध कोचिंग सेंटर और उनसे जुड़े ढांचों पर कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। कुछ कोचिंग संस्थान औद्योगिक इकाइयों में भी संचालित है। नीट पेपर लीक मामले में सामने आ रहे खुलासों ने देश की शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। सबकी नज़र सीबीआई जांच में है कि क्या कार्रवाई होती है। उस वैज्ञानिक की बात जिसने दुनिया को तापमान मापने का सबसे भरोसेमंद तरीका दिया, ऐसा इंसान जिसने मुश्किल हालातों में भी हार नहीं मानी और विज्ञान की दुनिया में इतिहास रचा। हम बात कर रहे हैं डेनियल फ़ारेनहाइट की, जिन्होंने दुनिया का पहला सफल पारा थर्मामीटर और फ़ारेनहाइट स्केल तैयार किया। पोलैंड के डाजिंग, जिसे आज गंदास के नाम से जानते हैं, डेनियल फ़ारेनहाइट का जन्म, लेकिन ज़िंदगी ने उन्हें बहुत कम उम्र में बड़ा दर्द दिया। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने माता पिता को खो दिया। रिश्तेदारों ने उन्हें व्यापार की शिक्षा के लिए नीदरलैंड भेजा, जहां उन्होंने एक अकाउंटेंट के यहाँ बुक कीपर के तौर पर काम किया। उनका मन व्यापार में नहीं विज्ञान में लगता था। स्व अध्ययन और यूरोप की यात्राओं के दौरान उनकी रुचि थर्मामीटर और बैरोमीटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों में बढ़ती गई। तापमान मापने के तरीके सटीक नहीं थे। यही वजह था कि फ़ारेनहाइट ने इसे बेहतर बनाने का संकल्प लिया। 1708 में कोपेनहेगन में उनकी मुलाकात प्रसिद्ध खगोल शास्त्री ओले रोमर से हुई। रोमर के तापमान संबंधी प्रयोगों ने फ़ारेनहाइट को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने पूरी तरह तापमान मापन तकनीक को बेहतर बनाने पर काम शुरू किया। कई वर्षों के असफल प्रयोगों के बाद 1714 में उन्होंने दुनिया का पहला सफल पारा थर्मामीटर तैयार किया। फ़ारेनहाइट ने तापमान को मापने एक मानकीकृत स्केल विकसित किया, जिसे हम फ़ारेनहाइट स्केल के नाम से जानते हैं। उनकी खोज ने चिकित्सा, मौसम विज्ञान और वैज्ञानिक अनुसंधान में सटीक तापमान मानक को संभव बनाया। 1724 में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए ब्रिटिश की प्रतिष्ठित रॉयल सोसाइटी का सदस्य बनाया। भले ही दुनिया के अधिकांश देशों में सेल्सियस स्केल का इस्तेमाल होता है, लेकिन अमेरिका समेत कई देशों में फ़ारेनहाइट स्केल आज भी व्यापक है। मौसम रिपोर्ट, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और कई वैज्ञानिक उपकरणों में इसका इस्तेमाल है। मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर डेनियल फ़ारेनहाइट ने विज्ञान की दुनिया में जो योगदान दिया है, वह आज भी पूरी दुनिया महसूस करती है। ओडिशा के एक छोटे शहर से निकलकर साउथ कोरिया के पाप मंच तक जाना किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। 40 से ज़्यादा रिजेक्शन, पैसों की तंगी और हर मोड़ पर संघर्ष, मेहनत और जुनून ने श्रियालंका को भारत की पहली के पॉप स्टार बना दिया। ओडिशा के झारसुगड़ा की रहने वाली श्रियालंका
डांस और म्यूजिक की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन सफर में लगातार असफलताओं का सामना करना पड़ा। श्रिया ने कई बड़े रियलिटी शोज के लिए ऑडिशन दिए, लेकिन हर बार आखिर में रिजेक्ट हो गई। करीब 40 रियलिटी शोज से बाहर होने के बाद मिडिल क्लास परिवार से आने वाली श्रिया के लिए संघर्ष रिजेक्शन तक सीमित नहीं था। डांस ट्रेनिंग के लिए उन्हें हर हफ्ते राउरकेला जाना पड़ता, कई बार ट्रेन टिकट के पैसे तक नहीं होते। उनके पिता अविनाश लेंका उन्हें गोद में उठाकर ट्रेन में खड़े खड़े सफ़र करते ताकि बेटी की प्रैक्टिस न छूटे। साल 2020 में कोरोना लॉकडाउन के दौरान डांस क्लास बंद हो गई, पिता की नौकरी चली गई। श्रिया ने डांस छोड़ने का फैसला किया, पिता ने हौसला बढ़ाया। इसी दौरान उन्हें साउथ कोरियन के पॉप बैंड ब्लैक स्वान के ऑडिशन के बारे में पता चला। दुनिया भर से 40,000 लड़कियों के आवेदन थे। श्रिया ने अपने कमरे को ट्रेनिंग सेंटर और घर की छत को स्टेज बनाया। 6 घंटे डांस और 8 घंटे वोकल प्रैक्टिस करती, कोरियन भाषा सीखी। 4 वर्चुअल राउंड पार करने के बाद आखिरकार मई 2022 में उनका सिलेक्शन हुआ। इसके साथ ही श्रिया भारत की पहली के पॉप स्टार बनी। साउथ कोरिया पहुंचने के बाद उनका असली संघर्ष शुरू हुआ। सुबह 4 बजे से लेकर रात तक सख्त ट्रेनिंग, डाइट और डांस सिंक्रोनाइजेशन की प्रैक्टिस। 1 साल की ट्रेनिंग के बाद 19 मई 2023 को श्रिया की ऑफिशियल लॉन्चिंग हुई। आज वो साउथ कोरिया के लगातार लाइव शो कर रही हैं और एक शो के लिए करीब 6 लाख रुपए फीस लेती है। सिर्फ 3 साल में उनकी नेटवर्थ करीब 7 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। हाल ही में साउथ कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी भारत दौरे के दौरान श्रिया का जिक्र किया। श्रिया लेंका की कहानी उस भरोसे की मिसाल है जो सपनों और मेहनत पर टिकता है। अहमदाबाद का साबरमती रिवर फ्रंट रविवार को फिटनेस और उत्साह के संग रंग में रंगा नजर आया। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया और शानदार अभिनेता आयुष्मान खुराना ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 75वें संस्करण का नेतृत्व किया। यह आयोजन 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की खुशी और देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम में हजारों लोग शामिल हुए। सुबह सुबह पूरा रिवर फ्रंट साइकिल रैली, फिटनेस एक्टिविटीज़ और देशभक्ति के जोश से भर उठा। मनसुख मंडाविया और आयुष्मान खुराना ने साइकिल चलाकर लोगों को फिट और एक्टिव रहने का संदेश दिया। इस मेगा फिटनेस इवेंट में युवाओं, खिलाड़ियों, बच्चों और परिवारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिर्फ साइकिलिंग ही नहीं, कार्यक्रम में योग, जुम्बा, गरबा और बच्चों के लिए स्पेशल गेम जोन थे। फिटनेस एक्टिविटीज में हिस्सा लेकर फिट इंडिया अभियान को समर्थन दिया। कार्यक्रम के दौरान मनसुख मंडाविया ने प्रधानमंत्री के विजन के तहत भारत को 2030 तक ग्लोबल स्पोर्ट्स हब और फिट राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के बारे में बताया। वहीं आयुष्मान खुराना ने लोगों को नियमित व्यायाम और एक्टिव लाइफ स्टाइल का संदेश दिया। 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी को लेकर देश भर में खेलों के प्रति उत्साह बढ़ाने इस आयोजन का खास किया गया था। अहमदाबाद का आयोजन इसी बात का संदेश देता है कि स्वस्थ भारत और खेल संस्कृति को मजबूत बनाने लोगों की भागीदारी सबसे ज़रूरी है और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया और शानदार फिल्म अभिनेता आयुष्मान खुराना इसी फील्ड में मेहनत करते नजर आए। आज के लिए चर्चा में इतना ही। इजाज़त दीजिए। शकील साजिद को नमस्कार।